हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। हम लोगों ने क्लास 6 हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी कंप्लीट कर लिया है और आज से हम लोग क्लास 7 के सब्जेक्ट्स स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। जो लोग नए आए हैं वो क्लास 6 के वीडियोस को देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी के वीडियोस मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बुक को आप डाउनलोड कर लीजिए और इस लेक्चर को देखने के बाद इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इस चैप्टर में हम लोग 700 एडी से लेकर 1750 एडी, मतलब कि लगभग 1000 वर्षों में जो चेंजेस हुए हैं, जो परिवर्तन आए हैं, उनका हम लोग ओवरव्यू देखेंगे और इसी क्लास के आगे आने वाले चैप्टर्स में इन चीजों को फिर डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, ये आपके राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, नई और पुरानी शब्दावली। Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years। हमारे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो कई तरह की भाषाओं में हमें मिलते हैं, लेकिन समय के साथ इन भाषाओं में काफी चेंजेस आए हैं, काफी परिवर्तन आए हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। देखिए, जो भाषा होती है वो जन सामान्य के बीच बोलचाल की भाषा होती है। जब किसी भाषा की लोकप्रियता बढ़ने लगती है तो उसके समर्थन में व्याकरण की रचना कर उसे मानक भाषा का रूप दे दिया जाता है। मतलब कि अब वो विद्वत समाज की भाषा बन जाती है, क्योंकि जनसामान्य व्याकरण के नियमों को नहीं समझ सकते। अतः वे उस भाषा से कटने लगते हैं और उस भाषा के समानांतर वे एक लोक भाषा विकसित कर लेते हैं। फिर लोक भाषा का व्यापक प्रसार होता है, जबकि मानक भाषा थोड़े ही लोगों में सिमटकर रह जाती है। मगर एक समय ऐसा भी आता है कि लोक भाषा जो है वो काफी प्रचलित हो जाती है और उसकी लोकप्रियता फिर से बढ़ने लगती है, तो उसे फिर मानक रूप दे दिया जाता है। तो फिर जो जनसामान्य हैं वे एक नई लोक भाषा का विकास कर लेते हैं। इसी प्रकार की प्रक्रिया का परिणाम था संस्कृत से लेकर हिंदी तक भाषा का विकास। Medieval Persian, for example, is different from modern Persian। जो मध्ययुगीन फारसी भाषा थी वो आधुनिक फारसी भाषा से काफी अलग थी। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से काफी भिन्न है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। देखिए, ये जो चेंजेस आते हैं ये सिर्फ व्याकरण मतलब ग्रामर और वोकेबुलरी में नहीं आते हैं, शब्दों के अर्थ में भी बदलाव आ जाते हैं समय के साथ साथ। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। अगर हम लोग हिंदुस्तान शब्द को उदाहरण के रूप में लें तो आज के वक्त में हम हिंदुस्तान शब्द को भारतवर्ष के अर्थ में लेते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। When the term was used in the 13th century by Minhaj Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna। जब 13th सेंचुरी में मिनहाज सिराज, जो कि एक इतिहासकार था, उसने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका मतलब था गंगा और यमुना के बीच की भूमि और पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था।
He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. जब उसने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया तो उसने पॉलिटिकल सेंस में किया था, मतलब कि राजनीतिक अर्थ में किया था। और वो ये दिखाना चाह रहा था कि दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से इलाके आते हैं। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। The areas all included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। देखिए, हम लोगों ने 13th सेंचुरी में मिन्हाज सिराज द्वारा हिंदुस्तान शब्द के प्रयोग का मतलब समझा। अब हम लोग 16th सेंचुरी में बाबर के द्वारा इस शब्द के प्रयोग का मतलब समझेंगे। तो बाबर ने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसने इस उपमहाद्वीप के भूगोल के बारे में बात की, यहाँ के पशु पक्षियों के बारे में बात की और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के बारे में बात की। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज्ड द वर्ड हिंद। देखिए, ये थोड़ा बहुत सिमिलर था जब अमीर खुसरो ने 14th सेंचुरी में हिंद शब्द का प्रयोग किया था। मतलब कि अमीर खुसरो ने भी हिंद शब्द का प्रयोग हमारे उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ की संस्कृति को बताने के लिए किया था। ये प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. देखिए, आज हम जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा राष्ट्रीय अर्थ जुड़ा रहता है। लेकिन पहले के समय में जब 13th सेंचुरी में 16th सेंचुरी में जब हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, प्रयोग हो रहा था, तो उस वक्त ये शब्द राष्ट्रीय अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. इतिहासकारों को किसी भी शब्द का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अतीत में हो सकता है कि उन शब्दों का मतलब कुछ और रहा हो। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not Indian. अगर हम लोग सिंपल फॉरेनर शब्द को देखते हैं तो आज के वक्त में इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. मध्य युग में फॉरेनर या विदेशी ऐसे किसी व्यक्ति को कहा जाता था जो किसी पर्टिकुलर गांव का ना हो, उस गांव में नया आया हो और उस सोसाइटी का और कल्चर का हिस्सा ना हो, मतलब कि उस समाज का और संस्कृति का हिस्सा ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। जो फॉरेनर शब्द है हिंदी में उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग परदेशी शब्द का इस्तेमाल करते थे और पर्शियन में, फारसी में अजनबी शब्द का। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। A city dweller, therefore, might have regarded a forest dweller as foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious और कास्ट बैकग्राउंड्स। देखिए, कोई नगरों में रहने वाला व्यक्ति उसके लिए
जंगल में रहने वाला व्यक्ति फॉरेनर है, अनजान है, अजनबी है। लेकिन एक ही गांव में अगर दो किसान रहते हैं, चाहे वो अलग अलग धर्मों को बिलोंग करते हो या उनकी कास्ट अलग हो, फिर भी वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, इतिहासकार और उनके स्रोत। Historians use different types of sources to learn about the past, depending upon the period of their study and the nature of their investigation. जब इतिहासकार किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का मतलब कि किसी एक युग को स्टडी करता है, तो वो अलग अलग तरीके के स्रोत सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकता है। मान लीजिए कोई इतिहासकार है, वो एंशियंट इंडिया में हड़प्पन कल्चर, मेसोलिथिक कल्चर, पैलियोलिथिक कल्चर को स्टडी करना चाहता है, तो उस वक्त हिस्टोरियंस को साहित्यिक साक्ष्य मतलब कि लिटरेरी सोर्सेस नहीं मिलेंगे। तब हिस्टोरियंस को, इतिहासकार को पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम बाद के टाइम में देखते हैं, जैसे कि गुप्त वंश हो गया या वैदिक काल हो गया, तो उस वक्त हिस्टोरियंस को, इतिहासकार को लिटरेरी सोर्सेस मिलने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हिस्टोरियंस को अलग अलग पीरियड की स्टडी करने के लिए अलग अलग सोर्सेस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you read about the rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhana. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में, क्लास 6 में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ा था और हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ा था। और इस किताब में हम लोग 700 से 1750 एडी में जो चेंजेस आए हैं उनको पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, और इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. इस युग के बारे में जब इतिहासकार स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो कुछ ऐसे स्रोत का इस्तेमाल करते हैं जो पिछले युग से कंटिन्यू हो रहा है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information. देखिए, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो इतिहासकार हैं, अभी भी सिक्कों पर, अभिलेखों पर, आर्किटेक्चर पर और लिखित सामग्रियों पर निर्भर रहते हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस युग में जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है मतलब कि जो लिखित सामग्री है, उनकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और हमें टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मतलब कि लिखित सामग्री में वैरायटी भी, विविधता भी देखने को मिलती है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इतिहासकारों ने सूचनाओं के जो अलग अलग स्रोत थे उनका इस्तेमाल करना धीरे धीरे कम कर दिया। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम्स चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। इस युग में कागज जो है, पेपर जो है, वो बहुत सस्ता हो गया और अवेलेबल भी होने लगा, मतलब कि बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट्स, क्रोनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज
हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. जो धनी लोग थे, जो शासक थे, मठ हो गया, मंदिर हो गया, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को मतलब कि पांडुलिपियों को कलेक्ट करते थे, एकत्रित करते थे। धनी व्यक्ति, शासक, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। दे वेयर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। इन पांडुलिपियों को लाइब्रेरी और आर्काइव में सुरक्षित रखा जाता था। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, ये जो पांडुलिपियां हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरियंस को, इतिहासकार को बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं, विस्तृत जानकारी इनसे मिलती है, लेकिन इनका इस्तेमाल ही मुश्किल है, उपयोग करना इनका कठिन है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। ये डिफिकल्ट क्यों है यूज करने में, इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाई हैंड। देखिए उस वक्त कोई प्रिंटिंग प्रेस या कोई छापाखाना नहीं था, इसी वजह से जो लिपिक वर्क थे, जो लिपिक होते थे, वो इन पांडुलिपियों को अपने हाथ से कॉपी किया करते थे। उन दिनों छापेखाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हियर, अ सेंटेंस देयर। देखिए जब ये लिपिक कॉपी करते थे पांडुलिपियों को, हो सकता है उन पांडुलिपि में कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ है जो लिपिक को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो खुद से कुछ लिख देते थे। इस वजह से थोड़े थोड़े चेंजेस आते चले गए कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text become substantially different from one another. सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई, क्योंकि जो लिखते थे, जो कॉपी करते थे, वो छोटे छोटे चेंजेस इंट्रोड्यूस करते थे अपने कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट में, और ये जो छोटे छोटे चेंजेस थे आगे चलकर बिल्कुल ही अलग हो गए जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट था उससे। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि हमें जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है वो आज बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाई लेटर स्क्राइब्स। हमें पूरी तरीके से जो बाद के लिपिकों ने जो कॉपी बनाई मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट की जो कॉपी बनाई, हमें उस पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। As a result, historians have to read different manuscripts versions of the same text to guess what the author had originally written. इसी वजह से इतिहासकार को सेम मैन्यूस्क्रिप्ट का डिफरेंट वर्जन पढ़ना पड़ता है और वहां से ये देखना पड़ता है कि जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट था वहां पे ऑथर ने क्या लिखा होगा। इसीलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। इससे जब वो डिफरेंट, मान लीजिए 3 कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, तो उन तीनों अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट को वो लोग पढ़ते हैं और वहां से जो कॉमन चीजें हैं उन चीजों को निकालते हैं कि ये चीज तो कॉमन है, तो मतलब ये चीज उस वक्त हुई होगी। और जो अलग अलग चीजें उन्हें देखने को मिलती हैं, तो वहां से वो फिर स्टडी करते हैं कि उस वक्त क्या हो सकता है, कौन सा सही है। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। द 14th century chronicler Ziauddin Berni wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. 14वीं सदी के जो इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने अपना पहला वृत्तांत 1356 में लिखा था। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाए और दूसरा वर्जन लिखा 1358 में, 2 साल बाद। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार
जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृतांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहले वृतांत की जानकारी ही नहीं थी। तो वो लोग दूसरे वर्जन को ही सही मान रहे थे कि ऐसा ही उस वक्त कुछ होता होगा, उस युग में होता होगा। लेकिन जब 1356 वाला वर्जन इतिहासकारों के सामने आया तो उन्हें पता चला कि सोसाइटी कैसे कैसे चेंज हो रही थी, और 1356 से 1358 में क्या क्या चेंजेस आए थे। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। हम लोगों ने आर्काइव वर्ड के बारे में पढ़ा था, तो ये आर्काइव होता क्या है, इस चीज को पढ़ते हैं। आर्काइव, अभिलेखागार, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। देखिए, आर्काइव वो जगह होती है जहां पे कि दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। टुडे ऑल national and state governments have archives where they keep all their old official records and transactions. आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। The study of the thousand years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. देखिए, 700 से 1750 के बीच का जो समय है, लगभग 1000 वर्ष का, उसका जब इतिहासकार अध्ययन करते हैं तो उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ता है, एक चैलेंज फेस करना पड़ता है, क्योंकि इन 1000 वर्षों में वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स हुए, मतलब विविध प्रकार के डेवलपमेंट्स हुए हैं और अनेक तरह के परिवर्तन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. देखिए, इस पीरियड में हमें नए टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिलते हैं, जैसे पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, मतलब कि सिंचाई में रहट का उपयोग, वीविंग में मतलब कताई में चरखे का उपयोग, और कॉम्बैट में मतलब कि युद्ध में फायर आर्म्स का उपयोग, मतलब कि आग्नेयास्त्रों का उपयोग। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन दी सबकॉन्टिनेंट, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। Remember that all these innovations, new technologies, and crops came along with people who brought other ideas with them as well. देखिए, ये जो परिवर्तन हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे, ये जो नए टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिल रहा है, जो नए तरीके के क्रॉप्स आए, फसलें आई, ये उन लोगों के साथ आए जो अपने साथ नए तरह के विचार, नए तरह के आइडियाज लेके आए थे। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. यही चीज मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि ये जो पीरियड है, यहाँ हमें आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, मतलब कि इस काल में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, उनकी गतिशीलता बड़ी थी। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि लोग ग्रुप बना के, समुदाय में, झुंड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, अपॉर्चुनिटी की तलाश में, अवसर की तलाश में। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करते थे।
द सबकॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व ए फॉर्च्यून। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler। देखिए इस काल में जो ग्रुप्स पॉपुलर हुए, जो इंपॉर्टेंट हुए, उनमें से एक ग्रुप था राजपूत। और ये जो राजपूत है, ये जो वर्ड है, इसको राजपुत्र शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है द सन ऑफ ए रूलर, राजा का पुत्र। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। The term included not just rulers and chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल शासक और सामंत वर्ग ही नहीं आते थे, बल्कि सैनिक और सेनापति भी आते थे जो अलग-अलग शासकों के सेनाओं में सेवारत थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग-अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards। देखिए, जो कवि और चारण थे, वो राजपूतों की आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, उनके प्रबल पराक्रम मतलब कि एक्सट्रीम वेलर और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। Other groups of people such as Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayasthas also used the opportunity of the age to become politically important। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया। Throughout this period, there was a gradual clearing of forests and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others। देखिए इस पूरे काल में जंगलों की कटाई हो रही थी और इस जंगल की कटाई की वजह से जो खेती का जो इलाका था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और ये जो चेंजेस थे कुछ एरिया में बहुत तेजी से हो रहे थे और कुछ एरिया में स्लोली हो रहे थे। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। देखिए जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं मतलब कि जो वनवासी है वो इन जंगलों में रहते थे और जब जंगल की कटाई हुई तो उनके पर्यावास में परिवर्तन आ गया जिनके वजह से कि उनको माइग्रेट करना पड़ा, उन्हें अपना स्थान छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। देखिए कुछ ऐसे वनवासी थे जो वहीं रुक गए और खेती करने लगे मतलब जमीन की जुताई करने लगे और वे कृषक बन गए। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। These new peasant these new peasant groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। They became a part of large, complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords। ये जो वनवासी थे, जो अपनी जमीन को जोतने लगे और बाद में किसान बन गए, वे एक बड़े और जटिल समाज का अंग बन गए। अब उन्हें अपने स्थानीय मालिक को सर्विसेज मतलब कि सेवा प्रदान करनी होती थी और उन्हें कर भी देना होता था। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमॉन्ग पीजेंट्स। देखिए किसानों के बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर भी उभरने लगे। कैसे? मान लीजिए किसी किसान के पास उपजाऊ जमीन आई और बड़ी जमीन आई तो धीरे धीरे
उसकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा, वो अमीर होता जाएगा दूसरे किसान की तुलना में। तो इसी वजह से किसानों के बीच में भी हमें इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। सम possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. किसी के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन आई, कोई मवेशी पालते थे और कोई खेती से जो खाली समय मिलता था उसमें कुछ आर्टिजनल वर्क करते थे, मतलब कि दस्तकारी आदि के काम कुछ करते थे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ा, वैसे वैसे लोगों को जाति और उपजाति में बांटा गया और इन्हीं लोगों के व्यवसाय के आधार पर और उनके बैकग्राउंड मतलब कि पृष्ठभूमि के आधार पर उनको दर्जा दिया जाता था। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। रैंक्स वेयर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति। देखिए, ये जो दर्जा था, ये जो रैंक्स था, ये परमानेंट नहीं था, स्थायी नहीं था। ये डिपेंड करता था कि जाति के जो मेंबर्स हैं उनके पास कितनी पावर है, उनका कितना इन्फ्लुएंस है, कितना प्रभाव है दूसरों के ऊपर और वो कितने संसाधनों को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बेसिस पर उनका दर्जा ऊपर हो जाता था या नीचे हो जाता था। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। इस चीज को हम लोगों ने यहीं पे देखा कि ये डिपेंड करता था कि उस जाति में उस लोगों के पास कितना पावर है, कितना इन्फ्लुएंस है और कितना वो रिसोर्स को कंट्रोल करते हैं। इस बेसिस पर हो सकता है किसी एक गांव में उनकी जाति का दर्जा ऊपर हो और किसी एक गांव में उनकी जाति का दर्जा नीचे हो। Jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. जातियां अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद ही बनाते थे ताकि अपने सदस्यों पर कंट्रोल रख सके, नियंत्रण रख सके। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the जाति पंचायत। ये जो रेगुलेशंस बनाए जाते थे, इनको लागू करवाने का काम एक बुजुर्गों की सभा का होता था और कुछ एरिया में इस सभा को जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। बट जातीज वे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। मगर इन जातियों को अपने गांव के रूल्स को भी फॉलो करना होता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। सेवरल विलेजेस वे आर गवर्न्ड बाय ए चीफटेन। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। टुगेदर दे वेयर ओनली स्मॉल यूनिटी ऑफ ए स्टेट। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटे इकाई भर होती थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र और साम्राज्य। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, तुगलक्स और मुगल्स इनकम्पास्ड मेनी रीजन्स। देखिए, चोलास, तुगलक्स और मुगल्स जैसे जो बड़े बड़े राज्य थे उनके अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। चोल, तुगलक या मुगल बड़े जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। A Sanskrit Prashasti praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all of South India. देखिए, दिल्ली का जो सुल्तान था घियासुद्दीन बलबन, उसकी एक संस्कृत प्रशस्ति में हमें जानकारी मिलती है और उसमें यह लिखा हुआ है कि घियासुद्दीन बलबन का जो साम्राज्य था वो पूर्व में गौड़ मतलब कि बंगाल से लेकर पश्चिम में गजनी तक फैला हुआ था, जो कि अफगानिस्तान में है और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। दिल्ली के सुल्तान घियासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल
गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। People of different regions, God, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his armies. उसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग थे, जैसे कि गौड़ क्षेत्र के लोग, आंध्र क्षेत्र के लोग, केरला क्षेत्र के लोग, कर्नाटका क्षेत्र के लोग, महाराष्ट्र के, गुजरात के जो लोग होते थे, वो बलबन की आर्मी को देख के भाग जाते थे। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एग्जैजरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। जो इतिहासकार है, इन विजय अभियानों के इन दावों को एग्जैजरेटेड मानते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, मतलब कि रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कहा गया मानते हैं। At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. साथ ही वे ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो शासक थे वो ऐसा क्यों दावा करते हैं कि वो उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण था। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। By 700 AD, many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. 700 एडी आते आते बहुत सारे क्षेत्रों के अपने जियोग्राफिकल डायमेंशंस मतलब कि भौगोलिक आयाम तय हो गए थे। इसका मतलब कि बहुत सारे क्षेत्रों ने अपने एरियाज डिसाइड कर लिए थे और उनकी अपनी भाषाएं और सांस्कृतिक विशेषताएं भी स्पष्ट हो गई थी। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। दे वेयर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। देयर वेयर कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। इन राज्यों में, इन क्षेत्रों में आपस में टकराहट होते रहती थी। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। Occasionally, dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. कभी कभी कुछ ऐसे राजवंश भी आए जैसे कि चोलास, खलजीस, तुगलक्स और मुगल, जिन्होंने अपने राज्य को साम्राज्य में तब्दील कर दिया। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वेर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। ये सारे जो साम्राज्य थे ये बराबर रूप में स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं थे, स्थिर और सफल नहीं हो पाते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. देखिए 18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर का पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो फिर से रीजनल स्टेट्स उभरने लगे, मतलब कि क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और इस वजह से छोटे छोटे राज्य उभरने लगे। बट ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। एक सेंट्रल सत्ता ने बहुत समय तक इन पर रूल किया था, तो इस वजह से जो ये क्षेत्र थे इनका कैरेक्टर बदल गया था। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. देखिए, जब मुगल एम्पायर का पतन हुआ तो कई क्षेत्रीय राज्य उभरे और एम्पायर के टाइम पे जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस थे वो बाद में भी रहेंगे और जो छोटे राज्य उभरे हैं उनमें जो नए कल्चर्स आएंगे वो भी रहेंगे। तो एक नया स्टेट बन के जो सामने आएगा उसके अंदर बहुत सारे डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशंस, मतलब कि कुछ ऐसे परंपराएं रहेंगे जो कि सिमिलर हैं और कुछ ऐसे परंपराएं होंगी जो कि एक दूसरे से अलग है। ये सब हमें देखने को मिलेंगी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। दिस वॉज apparent इन द इमरजेंस ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशंस।
इन द realms ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलीट कल्चर एंड लैंग्वेज। मतलब जब मुगल एम्पायर का पतन हुआ और नए छोटे राज्य उभरे, इन राज्यों पर मुगल एम्पायर जैसे शासन करता था, वो परंपरा तो चलती ही रही और नए परंपरा भी आए, जो हमें गवर्नेंस, इकोनॉमी, कल्चर और लैंग्वेज में देखने को मिलता है। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। Through the thousand years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. 700 एडी से 1750 एडी के बीच का जो ये हजार वर्ष का समय है, इस समय में जो विभिन्न क्षेत्र थे, ये आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुए थे, बल्कि इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान प्रदान, नए पुराने परंपराओं का आदान प्रदान चलता रहा था। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। These regions left the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। इसको हम लोगों ने पिछले स्लाइड में ही देखा था कि जब मुगल एम्पायर का पतन हुआ और नए क्षेत्रीय राज्य उभरे, तो मुगल एम्पायर का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस था वो भी इन पर बना रहा और नए क्षेत्रों के बनने की वजह से जो नए कल्चर आए वो भी इनके पास बने रहे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, पुराने और नए धर्म। द 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. ये जो हम हजार वर्षों के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, मतलब कि धार्मिक परंपराएं हैं, उसमें हमें बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. लोगों की जो आस्था थी डिवाइन में, मतलब कि दैविक तत्व में, वो कभी कभी व्यक्तिगत स्तर पर होती थी और कभी कभी उस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था, कलेक्टिव होता था। और कलेक्टिव कैसे है? अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो आप बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं, अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं तो आप बोलते हैं कि मैं मुस्लिम हूं। तो ये कलेक्टिव रिलीजियस व्यू है। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपरनैचुरल एजेंसी, रिलीजियन, was often closely connected with the social and economic organization of local communities. जो ये लोकल कम्युनिटीज होती थी और इनका जो कल्चर होता था, रिलीजियन होता था, ये चीजें कनेक्टेड होती थी उसी जगह की सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीव्स। जैसे जैसे सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आते गया और इसी सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन की वजह से इन लोगों की आस्थाओं में भी, बिलीव्स में भी परिवर्तन आता गया। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें इसी काल में, इसी पीरियड में इंपॉर्टेंट चेंजेस, महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the priest, as dominant groups in society. देखिए, इस काल में नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी। राजा जो होते थे वो नए मंदिर बनाने लगे और जो पुरोहित होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, उनका महत्व भी बढ़ने लगा और वे सोसाइटी में डोमिनेंट ग्रुप की तरह एस्टैब्लिश हुए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। ब्राह्मण को संस्कृत टेक्स्ट, मतलब कि जो संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान था, इसी वजह से उन्हें समाज में बहुत सम्मान मिलता था। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था।
Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. जो नए शासक होते थे, जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, वे इन ब्राह्मणों के संरक्षक बन जाते थे, जिनके वजह से ब्राह्मणों का समाज में दबदबा और बढ़ जाता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक, जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving, personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में भक्ति की अवधारणा सामने आई। इसमें भक्त जो है वो स्वयं अपने ईश्वर के पास, अपने देवी देवता के पास पहुंच सकता था बिना कोई कर्मकांड किए और बिना किसी पुरोहित की सहायता के। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड when न्यू रिलीजियंस appeared इन दी सबकॉन्टिनेंट। इस युग में नए नए धर्म भी उपमहाद्वीप में आए। यही वो युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। Merchants and migrants first brought the teachings of the Holy Quran to India in the 7th century. कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of one God, Allah, whose love, mercy, and bounty embrace all those who believe in Him, without regard to social background. मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। मेनी रूलर्स वेयर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा। और उलेमा कौन थे? लर्नेड थियोलॉजियंस थे और ज्यूरिस्ट थे। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। बहुत सारे शासक ऐसे थे जो इस्लाम को और उलेमा को संरक्षण देते थे। और जैसे वेदों में क्या लिखा है इसे समझाने वाले ब्राह्मण थे, वैसे ही कुरान में लिखी हुई चीजों को समझाने वाले उलेमा थे। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रिटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाई इट्स फॉलोअर्स। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। There were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, Khalifas of the community and the succeeding Khalifas. मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। देयर वेयर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, जैसे कि हनीफी एंड शफी, मेनली इन इंडिया, एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस। इनमें बहुत सारे अंतर हमें देखने को मिलते हैं। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनीफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स, एज अ क्लॉक और ए कैलेंडर। इतिहासकार जो हैं वो समय को एक घड़ी के रूप में या कैलेंडर के रूप में नहीं देखते हैं। मतलब कि जो हिस्टोरियंस हैं वो समय को घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, in the persistence and transformation of ideas and beliefs। मतलब कि समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे
सामाजिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आते रहते हैं। और इन परिवर्तनों के आने से जो हमारे जो आइडियाज हैं और बिलीफ्स हैं, मतलब कि जो विचार हैं और जो विश्वास है, उनमें कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है, इतिहासकार इन चीजों को नोटिस करते हैं। उनका नजरिया ये है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। ये दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possesses shared characteristics. जब हम लोग अतीत का अध्ययन करते हैं तो समान विशेषता रखने वाले, मतलब कि शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉजेस करने वाले जो लार्ज सेगमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े हिस्से होते हैं, उनको हम लोग पीरियड्स में बांट देते हैं, मतलब युग या काल में बांट देते हैं। इससे अतीत का अध्ययन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into three periods: Hindu, Muslim and British. 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसको एक एक करके समझते हैं। हम लोग हिंदू काल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्राचीन काल के लोग स्वयं को हिंदू नहीं कहते थे, परंतु पहली बार 8th सेंचुरी में अरब वालों ने सिंधु प्रदेश के आसपास निवास करने वाले लोगों के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया था और फिर सिंधु शब्द से ही हिंदू शब्द चल निकला। इस वजह से हिंदू काल कहना उचित नहीं है। फिर हम लोग मुस्लिम काल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो इतिहास है हमारा वो बहुसंख्यक प्रजा से बनता है, न कि अल्पसंख्यक शासक वर्ग से। और जहां तक शासक वर्ग का भी सवाल है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मुस्लिम शासकों के समानांतर हिंदू शासक भी उस वक्त शासन कर रहे थे और भारत में इस्लामी शासन की स्थापना किसी एक काल में नहीं हुई थी, बल्कि अलग अलग कालों में हुई थी। इसी वजह से मुस्लिम काल कहना भी उचित नहीं है। और हम लोग ब्रिटिश काल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर धर्म विभाजन का आधार था तो ब्रिटिश शब्द के बजाय क्रिश्चियन शब्द कहना ज्यादा उचित था। इसी वजह से हम लोग ब्रिटिश काल भी नहीं कह सकते। और हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो नामांकरण किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सोची समझी योजना के तहत इंडियन हिस्ट्री की, भारतीय इतिहास की कम्युनल व्याख्या की गई थी। This division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change and that there were no other significant developments in the economy, society और culture. देखिए, अंग्रेजों ने जब काल विभाजन किया तो उन्हें कोई भी हिस्टोरिकल चेंज, कोई भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं मिला आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में। इसी वजह से उन्होंने शासक के धर्म के आधार पर काल विभाजन कर दिया। इसी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो ये नामांकन किया गया था, ये एक सोची समझी योजना के तहत भारतीय इतिहास की कम्युनल व्याख्या की गई थी ताकि लोगों के बीच में फूट डाला जा सके। ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. इस तरीके से काल विभाजन करने से उपमहाद्वीप में जो इतनी रिच डाइवर्सिटी थी, जो इतनी विविधता थी, उसको भी इग्नोर कर दिया गया, उसकी उपेक्षा कर दी गई। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. ज्यादातर इतिहासकार अब आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आए थे उसी के आधार पर इतिहास की व्याख्या करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। The histories in Class 6 included a wide range of early societies: hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. हम लोगों ने क्लास 6 में जो हिस्ट्री को पढ़ा था उसमें हमें अर्ली सोसाइटीज के बारे में जानकारी मिली थी
हंटर और गैदरर के बारे में, मतलब कि शिकारी और संग्राहक के बारे में, अर्ली फार्मर्स के बारे में। मेहरगढ़ के आसपास हम लोगों ने देखा था कि लोग कृषि कर रहे थे। फिर पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेज, हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के रूप में देखा था कि अर्लीस्ट सिटीज कैसे डेवलप हुई थी और कैसे राज्य साम्राज्यों में तब्दील हो रहे थे। कक्षा 6 के इतिहास में प्रारंभिक समाजों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिडिवल। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। You will find out more about the spread of peasant societies, the rise of regional and imperial state formations, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religions, and the arrival of European trading companies. देखिए, मिडिवल एज में हमें पीजेंट सोसाइटीज का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, मतलब कृषक समाजों का विस्तार देखने को मिलेगा, और यहीं पे हमें रीजनल स्टेट और इंपीरियल स्टेट का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, मतलब क्षेत्रीय राज्य और साम्राज्यिक राज्यों का उदय भी देखने को मिलेगा। और ये जो फॉर्मेशंस हो रहे थे, ये पेस्टोरल और फॉरेस्ट पीपल, मतलब ग्रामवासियों और वनवासियों के जगह पर हो रहे थे। मिडिवल एज में हमें हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का विकास भी देखने को मिलेगा, और इसी समय यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का जो अराइवल हुआ था, मतलब कि यूरोप से जो व्यापारी कंपनियों का जो आगमन हुआ था, उसके बारे में भी हमें विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। These 1000 years of Indian history witnessed a considerable change. ये जो हमारी जो भारतीय इतिहास का जो ये 1000 वर्ष है, इसमें हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आफ्टर ऑल, द 16th and 18th centuries were quite different from the 8th और the 11th। ये जो 16th सेंचुरी और 18th सेंचुरी का जो इतिहास था, ये बहुत अलग था 8th और 11th सेंचुरी के इतिहास से। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी, क्योंकि समय में चेंजेस आ रहे थे, और समय में बदलाव के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन आते जा रहे थे। इसी वजह से जो 16वीं और 18वीं शताब्दियां थी, वो 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। द medieval पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। मॉडर्निटी कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। जब हम लोग मॉडर्निटी की बात करते हैं, मतलब आधुनिकता की बात करते हैं, तो उसमें हमें मटेरियल प्रोग्रेस का भाव मिलता है, मतलब भौतिक उन्नति का भाव मिलता है, और उसी के साथ इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट भी हमें देखने को मिलता है, मतलब बौद्धिक प्रगति भी देखने को मिलता है। देखिए, जब मॉडर्न पीरियड की बात होती है, तो वहां पे साइंस में भी प्रोग्रेस होता है, विचारों में भी बदलाव आता है, और इनोवेशंस होते हैं। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever. But of course, we know this was not the case. जब हम लोग मॉडर्न पीरियड से मेडिवल की तुलना करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मेडिवल पीरियड में मध्यकाल जो है वो रूढ़िवादी था, और वहां पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहे थे, कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। चेंजेस हमें मेडिवल पीरियड में भी देखने को मिलते हैं। इससे आशय ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। ड्यूरिंग these 1000 years, the societies of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. इन 1000 वर्षों में समाजों में परिवर्तन आता रहा, और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को अट्रैक्ट किया, मतलब कि यूरोप की व्यापारी कंपनियां इन क्षेत्रों की तरफ आकर्षित हुई। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे, और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई
कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।